हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द फ्यूचर ऑफ योर ड्रीम्स। यानी कि आज आपके पास एक मौका है, आप अपने सपनों का भविष्य जो है वो क्रिएट कर सकें। ठीक है, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर में आज आप जिस भी मुकाम पर हैं वो आपके पास्ट के डिसीजंस, पास्ट के चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आने वाला जो भी आपका फ्यूचर है वो आज जो चॉइसेस बनाएंगे, आज जो चॉइसेस लेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आज आप जिस भी मुकाम पर हैं ठीक है, लेट इट गो। अगर नहीं है अच्छे मुकाम पे तो लेट इट गो, लेकिन आगे तो आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं ना, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, पास्ट के ऊपर नहीं। ठीक है, अपने आज का इस्तेमाल कीजिए, आज का यूटिलाइज कीजिए आने वाले फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। Welcoming leaders of 10 countries including Prime Minister Narendra Modi to the G7 Outreach Summit। बोल रहे हैं कि 10 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स को, 10 देशों के लीडर्स को वेलकम करते हुए, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। कहाँ पे वेलकम किया? G7 का आउटरीच समिट जो हो रहा है वहाँ पे इनवाइट किया, वहाँ पे वेलकम किया। इटलीज प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी said it was important to step away from the old trope of the West versus the rest। बोल रहे हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हम जो पुरानी कहावत है ना, पुराना जो एक तरीका है कि वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, यानी कि वेस्ट कंट्रीज वर्सेस पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब, तो वो उसको हमने पीछे छोड़ना है, उससे हमें दूर हटना है। That sentiment explained Italy's decision to invite mainly the global south countries including BRICS notables such as Brazil, India and UAE। बोल रहे हैं कि ये जो उनका सेंटिमेंट था, ये जो उनकी भावना थी, ये साफ दर्शाती है कि क्यों इटली ने खास तौर पे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को इंक्लूड किया, इनवाइट किया, जिसमें कि ब्रिक्स की जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं, जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया और UAE, टू होल्ड एन आउटरीच विद 7 अफ्रीकन कंट्रीज ऑन एनर्जी इश्यूज। जहाँ पे वो मीटिंग कर सके किसके साथ में? अफ्रीकन कंट्रीज, 7 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में एनर्जी के मसले पे। एंड टू होस्ट द समिट इन द मेडिटेरेनियन अपोलिया रीजन। अब मेडिटेरेनियन क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे कुछ उनको जो भी वहाँ पे कंट्रीज, छोटे छोटे आइलैंड्स जो भी हैं, उनको मेडिटेरेनियन में रहने वाले मेडिटेरेनियन के आइलैंड्स या कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक अपोलिया रीजन है, वहाँ पे ये समिट किया गया। The G7 was once hailed as a dynamic group of the world's most developed democracies where heads of state would roll up their sleeves once a year to effect real solutions to global financial and development issues। बोल रहे हैं G7 एक समय पे एक डायनेमिक ग्रुप हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप हुआ करता था, जिसमें कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जो हैं, वो हिस्सेदार थी, वो भागीदार थी, और वो वहाँ पे मीटिंग करते थे। और रोल अप देयर स्लीव्स मतलब कुछ कार्य करने के लिए एक्टिव होना, कुछ कार्य करने के लिए वहाँ पे प्रेरित होना, तो वहाँ पे उपस्थित होते थे वंस अ ईयर, साल में एक बार, और रियल सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करते थे ग्लोबल फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर और दुनिया के डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर। However, with manufacturing slowdowns, the COVID-19 pandemic and the impact of Russia-Ukraine conflict and Western sanctions, the grouping has appeared more tired and its meeting less effective। बोल रहे हैं लेकिन जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में स्लो डाउन आया है, फिर हमने कोविड-19 पेंडेमिक देखा, उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर का जो प्रभाव पड़ा और वेस्टर्न सैंक्शंस हुए, ठीक है, इन सब ने इस ग्रुप को थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव बना दिया कि अब ये मीटिंग्स इतनी कोई कारगर होती नहीं है। The shaky electoral fortunes of most of the G7 leadership did not enhance that image at the summit। और shaky electoral fortunes मतलब उनका भविष्य, क्योंकि सभी जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो चुनकर आते हैं, डेमोक्रेसीज है तो चुनकर आएंगे, इलेक्ट होंगे, तो जनता के अंदर उन प्रेसिडेंट्स और उन प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी भरोसा नहीं है, उनका भी भविष्य जो है शेकी है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है।
तो G7 के जो लीडर्स हैं उनका जो इलेक्टोरल भविष्य है वो शेकी है, और इससे इस समिट की छवि और ज़्यादा खराब हो जाती है, कुछ उसमें मदद नहीं मिलती। द जॉइंट कम्युनिक रीड more like a laundry list of the world's problems than it did as a strong call to action on resolving them। बोल रहे हैं कि जो इसका जॉइंट कम्युनिक हुआ जाए, जॉइंट कम्युनिक क्या होता है, जहाँ पे सभी देश एक मिलकर स्टेटमेंट निकालते हैं, एक रेजोल्यूशन निकालते हैं, फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि हमने इस मीटिंग में ये सब चीज़ें डिस्कस करी, और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया के सामने रिवील करते हैं। तो उस जॉइंट कम्युनिक भी वो ऐसे लग रहा था जैसे आप लॉन्ड्री लिस्ट पढ़ रहे हैं दुनिया की प्रॉब्लम्स की, कि दुनिया भर में ये प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान वहां पे नहीं मिला। ठीक है। मोस्ट सेलिएंट वॉज द G7's continued military budget, humanitarian एंड रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट फॉर यूक्रेन। बोल रहे हैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो G7 देशों का लगातार बढ़ता हुआ, मतलब अभी भी वो मेंटेन कर रहे हैं क्या, मिलिट्री सपोर्ट, बजट सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट और रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। बट विद नो कंस्ट्रक्टिव प्लान ऑन हाउ टू एंड द वॉर। लेकिन उनके पास भी कोई एक ठोस मूलाधार बेसिक प्लान नहीं है, अच्छा कोई प्लान नहीं है कि युद्ध को कैसे रोका जाए। उन्होंने यूक्रेन को बोला कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हम आपको बजट देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन मदद करेंगे, यानी कि राहत राशि, बचाव की राशि, मदद के कुछ चीजें, खाने पीने की सामग्री हम सब प्रोवाइड करेंगे। वहां पे जहां पे युद्ध नहीं चल रहा उन जगहों पे रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे, लेकिन युद्ध रोकने का कोई प्लान नहीं है हमारे पास। A Gaza ceasefire appeal has also not been accepted by Israel। और अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा सीजफायर की अपील करी थी, इसराइल ने उसको भी खारिज कर दिया है। The G7's focus on China in the Indo-Pacific and on industrial targeting and unfair practices was particularly sharp। बोल रहे हैं G7 का फोकस था चाइना का इंडो पैसिफिक में, जो चाइना की मौजूदगी बढ़ रही है, जो अपना दबदबा चाइना बढ़ा रहा है, और एंड ऑन इंडस्ट्रियल टारगेटिंग, और कि भाई चाइना को हम इंडस्ट्रियल टारगेट करें, यानी कि उनकी इंडस्ट्रीज को टारगेट करें, और जो अनफेयर प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर G7 का फोकस था। बट it remains to be seen whether any member country will reduce its own considerable trade ties with Beijing। लेकिन जो देखना भी बाकी है वो ये है कि इन मेंबर कंट्रीज में से कौन सा ऐसा देश है जो किसी भी तरीके का अपना जो संधि है, अपना जो बिजनेस है बीजिंग के साथ में, उसको कम करेगा। ठीक है, क्योंकि रशिया के साथ अभी यही चीज हुई थी, हमें सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, हिंदुस्तान को बोल रहे थे कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, आप बंद करो, लेकिन खुद वही सारे देश रशिया के साथ में ऑयल ले रहे थे। ठीक है, तो ये चीज दूसरे को आप नसीहत दे रहे हो, खुद तो पंडित जी बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं। तो ये G7 कंट्रीज है ना, वो वही पंडित जी हैं जो दूसरों के ऊपर तो बोल रहे हैं कि तुम मत करो, तुम मत करो, लेकिन खुद इनमें से कौन सा देश है जो चाइना के साथ में अपनी दोस्ती को तोड़ेगा, अपने बिजनेस रिलेशंस को तोड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अ लाइन इन द कम्युनिटी that recommended to about 8 infrastructure corridors, including the India, Middle East, Europe corridor, reinforced the lack of focus on executing as distinct from discussing projects। बोल रहे हैं कि एक लाइन उस कम्युनिक में थी जिसमें दोबारा से दोहराया गया कि 8 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, जिसमें कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर भी शामिल है। इसने क्या किया, रीइंफोर्स किया, दोबारा से सपोर्ट करा, मजबूती दी हमारा जो कमी हो गई थी फोकस की एग्जीक्यूशन के। लेकिन प्रोजेक्ट का प्लान तो बना दिया, उसके ऊपर तो डिस्कशन होगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको लागू कैसे करना है, उसके ऊपर जो कमी हुई थी उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, गिवन द G7's current situation, India, in attendance for the 11th time, could well take stock of the engagement's utility। बोल रहे हैं कि G7 की करंट स्थिति को देखते हुए हिंदुस्तान, जो कि इसमें 11वीं बार शामिल हुआ है, तो वो ज्यादा बेहतरी से सोच सकता है। वेल टेक स्टॉक मतलब होता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करना, सोचना, समझना। किस बारे में कि हम यहाँ पे जा तो रहे हैं, 11वीं बार शामिल हो गए, लेकिन इसका महत्व क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। While the event was an opportune moment for Mr. Modi, now in his third term, to meet with some of the world's top leadership,
द मीटिंग्स देमसेल्व्स डिड नॉट यील्ड मेनी आउटकम्स। बोल रहे हैं कि हालांकि यहाँ पे मिस्टर मोदी जो कि अपनी तीसरी टर्म सर्व कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया के टॉप लीडर्स के साथ में वो मीटिंग कर सकें, वन ऑन वन मीटिंग कर सकें, जॉइंट मीटिंग कर सकें, ठीक है। लेकिन इन मीटिंग्स का कुछ हासिल निकलता, कुछ यहाँ से हमें आउटकम निकलता दिखाई नहीं दे रहा। फॉर्मल बायलैटरल with the leaders of important partners, the US, and fractious relationship-ridden Canada did not materialize। बोल रहे हैं कि ऑफिशियल मीटिंग्स हुई, द्विपक्षीय मीटिंग्स हुई, किनके साथ में? यूएस जो बहुत एक महत्वपूर्ण पार्टनर है उसके साथ में, उसके लीडर के साथ में, और फ्रैक्शियस रिलेशनशिप रिडन मतलब कि जो थोड़े से मतभेद वाले रिलेशनशिप है हमारे कनाडा के साथ में, तो उस कनाडा से भी हमने बातचीत करी, मीटिंग करी, लेकिन कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ, यानी कि कुछ आउटकम नहीं निकला। मिस्टर मोदी focused on India's elections as a victory for democratic world। मोदी जी ने जोर दिया कि भाई हिंदुस्तान के जो इलेक्शंस हुए वो डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत थी। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ब्रिज ग्लोबल इनइक्वालिटीज। उन्होंने जोर दिया इस बात के ऊपर कि भाई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। एंड ऑन द वैल्यू ऑफ ग्लोबल साउथ स्पेशली अफ्रीका, और ग्लोबल साउथ का क्या महत्व है इस वक्त दुनिया में, खास तौर पे अफ्रीका का। It would seem most of those issues would be better addressed in a larger and more representational format such as G20। बोल रहे हैं कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि इनमें से ज्यादातर इश्यूज जो थे जो मोदी जी ने वहां पे उठाए वो इससे बड़े किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाना बेहतर होता, जहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है फॉर्मेट वो और ज्यादा इंक्लूसिव होता, यानी कि और ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे शामिल होती, सच एज G20, जैसे कि G20। while the G7 may wish to review its own identity and purpose amidst a rapidly चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक। और वहीं दूसरी तरफ G7 को क्या करना चाहिए, उनको अपनी पहचान, अपना पर्पस को रिव्यू करना चाहिए, दोबारा उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, वो भी ऐसे माहौल में जब ग्लोबल पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन लगातार चेंज हो रहे हैं। अब ग्लोबल पावर डायनेमिक का मतलब क्या है कि यूएस और चाइना, जैसे चाइना ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, यूएस अब इतना पावरफुल रह नहीं गया, लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इजराइल जैसे कंट्री ने यूएस की बात को टाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, पावर वहां पे चेंज हो रही है, वरना यूएस की बात को इतनी आसानी से कोई टाल देता तो वो भी उधर जाके उनको धूम धड़ाका अभी तक कुछ तो हो चुका होता, लेकिन यहाँ पे अगर चेंजेस आ रहे हैं तो यानी कि पावर जो है वो बदल रही है, जिन हाथों में पावर है वो बदल रहे हैं। अब हिंदुस्तान भी एक बहुत महत्व रखता है, ऐसा देश बन चुका है, ठीक है। Which of the following statements best explains Italy's approach to the G7 outreach summit? बोल रहे हैं कि इटली का क्या अप्रोच रहा, क्या उनका ओपिनियन रहा जो G7 आउटरीच समिट हुआ उसके लिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको बेहतर तरीके से समझाती है। चलिए देखते हैं। इटली एम टू स्ट्रेंथन टाइज एक्सक्लूसिवली विद वेस्टर्न कंट्रीज। इनकरेक्ट है, इटली ने बोला ना कि हमें जो पुरानी हमारी सोच थी वेस्ट वर्सेस रेस्ट वो छोड़नी पड़ेगी। इटली फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इन लीडर्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ टू डाइवर्सिफाई डिस्कशन। बिल्कुल करेक्ट है, बोला ना कि खास तौर पे ग्लोबल साउथ के लीडर्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is implied by the statement that the joint communique read more like a laundry list of the world problems? इसका अर्थ तात्पर्य यही होता है कि वो जो कम्युनिक था उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो बता दी गई कि हमारे पास ये समस्या है, ABCDEFGH ये सारी समस्या है, लेकिन उनका सोल्यूशन क्या है वो हमें मिला नहीं। The communique listed issues without providing actionable solutions। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई भी वहां पे किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं वो तो सोल्यूशन नहीं मिला ना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज अबाउट मिस्टर मोदीज पार्टिसिपेशन इन द G7 मीटिंग।
कि मोदी जी का जो G7 मीटिंग में पार्टिसिपेशन था उसके बारे में कौन सा फैक्ट, कौन सी स्टेटमेंट बताती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिस्टर मोदी डिड नॉट हैड एनी फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग्स विद द लीडर्स ऑफ यूएस एंड कनाडा। तो इनकरेक्ट है ना, हमने देखा था कि उनने मीटिंग करी उनके साथ में लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला, तो ये इनकरेक्ट हो गया। मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई इन एड्रेसिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसके लिए कहा गया राइटर द्वारा कि इस प्लेटफॉर्म की बजाय किसी और बड़े इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म पे अगर वो ये बात कहते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, सो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। According to the passage, why might the issues Mr. Modi focused on be better addressed in a forum like the G20 rather than the G7? क्यों कहा उन्होंने ये चीज कि भाई किसी दूसरे फोरम में कहनी चाहिए थी उनको बात, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता, तो ज्यादा लोगों के बीच में उनकी बात जाती, ज्यादा देशों तक उनकी बात पहुंचती। ठीक है, The G20 has more extensive representation of countries, including those from Global South. बिल्कुल करेक्ट है, और इसी वजह से क्योंकि हम ग्लोबल साउथ का उभरता हुआ चेहरा है तो उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। The G20 is solely dedicated to discussing technology and artificial intelligence. Incorrect. G20 is less formal and more dynamic grouping compared to G7. Incorrect. G7 is planning to disband soon. Incorrect. What is the synonym of salient as used in the passage? Salient का मतलब होता है मुख्य, महत्वपूर्ण, important. ठीक है, obscure, obscure का मतलब होता है जो not clearly seen, जो मतलब आसानी से नहीं दिख सकता, जो distinguish नहीं किया जा सकता। insignificant यानी कि गैर जरूरी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। prominent बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा noticeable। ambiguous, ambiguous मतलब जिसके बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रोमिनेंट इज दी करेक्ट सिनोनिम फॉर सेलिएंट। शार्प, शार्प का एंटोनिम बताना है, तो यहाँ पे शार्प बोला गया था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी बताई गई, क्लियर फोकस, प्रिसाइज फोकस किया गया। तो ब्लंट, ब्लंट मतलब ज्यादा अनक्लियर, डल सा। एक्यूट, एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस, इंटेंस भी इंटेंस एंड प्रिसाइज मतलब एकदम शार्प। तो ये तीनों जो है एक्यूट, इंटेंस और प्रिसाइज सिनोनिम है, ब्लंट एंटोनिम है शार्प का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग, गैर जरूरी चीजों के लिए जोर जोर से बहस करना, उसको क्या बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है वर्ड मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखना। डिसअग्री मतलब मतभेद होना। अग्री मतलब किसी के साथ में सहमति जताना। और स्क्वॉबल, स्क्वॉबल मतलब जोर जोर से गैर जरूरी चीजों के लिए झगड़ा करना, तकरार करना, चिल्लाना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का एंटोनिम बताना। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो उसका एंटोनिम क्या आएगा, फ्रेंडली। चलिए फर्स्ट देखते हैं हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब काइंड हार्टेड, फ्रेंडली, वेलकमिंग। बिटर मतलब कड़वा। नास्टी, नास्टी मतलब घिनौना। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। तो ये सारे जो है नेगेटिव टर्म्स हैं, हॉस्टाइल के साथ में जुड़ते हैं, और हॉस्पिटेबल जो है एक पॉजिटिव टर्म है। ऑप्शन ए हॉस्पिटेबल इज करेक्ट। डू द बासूस विजिट द शुक्लास, क्या बासूस शुक्लास के घर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, आर द शुक्लास विजिटेड बाय द बासूस। आर द शुक्लास बीन विजिटेड, बीन विजिटेड नहीं आएगा। आर द शुक्लास विजिट बाय, विजिट नहीं आएगा, विजिटेड हो जाएगा। एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि वो अक्सर आते जाते हैं क्या। आर द शुक्लास बीइंग विजिटेड, बीइंग नहीं आएगा। आर द शुक्लास विजिटेड बाय द बासूस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनरल स्टेटमेंट है ना, जेनरिक है, वो आमतौर पे आते जाने की बात करें कि क्या वो एक दूसरे के घर आते जाते हैं, क्या वो उनके घर जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओकेजन, ओकेजन के स्पेलिंग होते हैं OCCASION। इसका मतलब होता है कोई विशेष घटना, कोई विशेष समय, कोई विशेष इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ओकेजन इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आवर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल ऑफ अस। डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ही सावधान, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही चीजों को अवॉइड करने वाला, कॉशियस। ठीक है, तो वो हमारे ग्रुप में बहुत ही सावधान, सचेत व्यक्ति था, यानी कि शाय भी हो सकता है। ठीक है,
जो व्यक्ति शाय होगा या फिर रिजर्व नेचर का होगा वो भी सावधानी होगा, वो दूसरों से बात नहीं करता, किससे घुलता मिलता नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग था हमारे ग्रुप में। लाउड मतलब ऊंचा, जोर, नॉइजी, जोर ज़्यादा बोलने वाला। आउटस्पोकन मतलब खुल के बात करने वाला। रिजर्व्ड मतलब संकोच रखने वाला। और नॉइजी मतलब शोर मचाने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रिजर्व्ड इज करेक्ट। द फैक्ट्री हैज़ बीन डैश एक्सेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। अपने घरों की चिमनी, फैक्ट्रीज की चिमनी होती है, उसमें से धुआं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन। एक्सेलिंग नहीं होता, वो सांस अंदर लेना छोड़ना नहीं कर रही, वो एमिट कर रही है। तो यहाँ पे द फैक्ट्री हैज बीन एमिटिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। एमिटिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रिजर्विंग बचाना, सहेज के रखना। रेमिटिंग मतलब भेजना। इंडिक्टिंग मतलब दोष लगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एमिटिंग इज करेक्ट। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। आप अगर अपने जीवन की कहानी लिखते हो खुद से तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगर आपके जीवन की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। ठीक है। एपिक मतलब महाकाव्य, जो एक बहुत लंबी सी पोयम हो, खास तौर पे किसी एंशिएंट घटना के बारे में। जैसे कि पुराने जमाने में लोग घर घर जाके पुरानी रामायण महाभारत की कहानियां गा के सुनाते थे, वो क्या है? एपिक है। स्टोरी मतलब कहानी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑटोबायोग्राफी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है अबाउट ऑल हिज। अपने किसी चीज के बारे में, अपने सभी उस चीज के बारे में। नॉइज दे मेक, शोर जो वो करते हैं। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, वो अक्सर शिकायत करता है। नेबर्स एंड दी, नेबर्स के बारे में और जो। तो ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड दी नॉइज दे मेक। समझ में आया कि वो निरंतर कंप्लेन करता है अपने सभी नेबर्स के बारे में और जो शोर वो लोग मचाते हैं उसके बारे में। सो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंप्लेन्स अबाउट। सेकंड स्टेटमेंट है ए। थर्ड है किसके बारे में कंप्लेन करता है? नेबर्स के बारे में और जो वो लोग शोर मचाते हैं उसके बारे में। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? सी ए डी बी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई वॉज केप्ट वेटिंग for more than an hour to get an appointment by the staff. I was kept waiting for more than an hour. मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा तक खड़े रखा गया, वेट करवाया गया स्टाफ के द्वारा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। सो बाय द स्टाफ, द स्टाफ जो है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। द स्टाफ केप्ट मी वेटिंग, उन्होंने उसको वेट करवाया ना। केप्ट मी वेटिंग फॉर कितने समय के लिए? फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट, राइट। द स्टाफ हैड केप्ट मी, हैड कहाँ से आ जाएगा? अपने आप कुछ नहीं ऐड करना। द स्टाफ कीप मी वेटिंग नहीं होगा, द स्टाफ केप्ट मी वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्टाफ केप्ट मी वेट नहीं होगा, वेटिंग होएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन है, ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार। दुनिया भर में 6.5 मिलियन लोग अब तक मर चुके हैं। किस चीज से मरे हैं? कुछ आइडिया लगा? नहीं पता चला ना? पहले आपने कुछ रीजन बताया ना, उससे मरे हैं, आप आंकड़ा बता रहे हैं। ठीक है, घटनाक्रम कुछ बताएंगे। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो जाता है एलिमिनेट। एज आई राइट द फाइनल चैप्टर, जब मैं अंतिम चैप्टर लिख रहा हूँ। अब अंतिम चैप्टर वो किस चीज का लिख रहे हैं? क्लैरिटी नहीं मिली। बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। वो किसी चीज का अंतिम चैप्टर लिख रहे हैं, पर किस चीज का हमें पता नहीं। वी एंटर द 3rd ईयर इन आवर बैटल विद कोविड-19। जब मैं अपना अंतिम चैप्टर लिख रहा हूँ तब हम कोविड-19 से अपनी लड़ाई के तीसरे चरण में, तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं। वाइल वी हैव द वैक्सीन टू आउटलिव द डिजीज, हालांकि हमारे पास वैक्सीन है इस डिजीज से, इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए, जीतने के लिए। टू लिव आवर ग्रीफ नीड्स द साल्व ऑफ टाइम, लेकिन अपने दुख दर्द को, तकलीफ को जीने के लिए हमें समय की जरूरत है। समय के साथ ही वो घाव भरेंगे, तो वो हमें समय चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया होगा, तो उनको वो घाव एकदम से तो नहीं भरेंगे, वो तो समय के साथ भरेंगे। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन द थ्रोज ऑफ द पेंडेमिक। थ्रोज मतलब पीड़ा, दर्द। तो जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया तब हम पेंडेमिक की पीड़ा से, तकलीफ से जूझ रहे थे, स्टार्ट हो चुका था उस समय पे। तो फर्स्ट है ऑप्शन डी, जहां पे पता चला कि एक कोई व्यक्ति हैं जो एक किताब लिख रहे हैं और उन्होंने इस किताब को लिखने की शुरुआत कब की थी? जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, उसकी पीड़ा से लोग
तड़प रहे थे। तो ये हो गया डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो सिर्फ ऑप्शन बी में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी में सी है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो व्हाइल जो है वो कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, बचा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलिए देखते हैं कि जब मैंने किताब लिखना शुरू की तब हम पेंडेमिक से लड़ रहे थे। अब जब मैं इसका अंतिम चैप्टर लिख रहा हूँ तो हम उस युद्ध के, अपने कोविड-19 से लड़ाई के तीसरे साल में पहुंच चुके हैं। ये हो गया सेकेंड। फिर आता है कि दुनिया भर में लगभग 6.5 मिलियन लोग इस बीमारी से मारे गए। ठीक है, हालांकि हमने वैक्सीन तो बना ली इस डिजीज से निपटने के लिए, लेकिन जो लोग मारे गए उनके प्रियजन तो उनको लिए विलाप कर रहे होंगे, तो उस घाव को भरने में हमें अभी समय चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो डी बी ए सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब किसी का शुक्रिया अदा करना, किसी के लिए आप कृतज्ञ हैं। इमिग्रेट, इमिग्रेट मतलब आप किसी देश में परमानेंटली रहने के लिए जाते हैं। इग्नोरेंस मतलब कि नजरअंदाज करना। हायरार्की, हायरार्की मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि आर्मी में होते हैं रंगरूट होते हैं, फिर उसके बाद में हवलदार, लास्ट नायक, ऐसे करके उनके रैंकिंग चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, HIERARCHY, हायरार्की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। His deliberate activities brought him fame, उसके जो सोच समझ के किए हुए कार्य थे उसने उसको फेम, प्रसिद्धि ला कर दी। ठीक है, तो प्रसिद्धि दी मतलब कि इसका एंटोनिम चाहिए। तो फर्स्ट है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कि डिस्ग्रेस, यानी कि उसकी छवि खराब कर दी, उसकी जो इमेज थी वो खराब हो गई। ठीक है, तो वो गया डिसऑनर, क्या हो गया, फेम का एंटोनिम हो गया। रिस्पेक्ट मतलब कि इज्जत, सम्मान। सॉरो मतलब दुख। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिसऑनर इज करेक्ट। इमिनेंट, इमिनेंट का एंटोनिम चाहिए। इमिनेंट का मतलब होता है नजदीक, तो एंटोनिम क्या होगा, दूर। नियर मतलब पास। अनस्टॉपेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके। डिस्टेंट मतलब दूर का, बोलते हैं ना ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव, मतलब कोई दूर का रिश्तेदार है। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब कि जो नजदीकी है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी डिस्टेंट इज करेक्ट। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर कम फ्रॉम। तो जब क्वेश्चन वर्ड एक डिपेंडेंट क्लॉज में होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑयस्टर कम फ्रॉम। ठीक है, हैव यू एवर वंडर वेयर डज की बजाय क्या आएगा, वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम। ऑप्शन सी में एरर है। The Grim Reaper seems to have dash in Europe during the 14th century. बोल रहे हैं ग्रिम रीपर ऐसा माना जाता है, ऐसा लग रहा है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में, सेंचुरी में कुछ उनका कार्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's dash pandemic. तो इस समय, ये वो समय था जब यूरोप उस समय के वर्ल्ड डैश पेंडेमिक, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पेंडेमिक हो सकता है, बिगेस्ट पेंडेमिक होता है, डेडलीस्ट पेंडेमिक हो सकता है, यानी कि पेंडेमिक की क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, अब पेंडेमिक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। द ब्लैक डेथ, अब उस पेंडेमिक का नाम क्या था, द ब्लैक डेथ। बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ द प्लेग, जिसको माना जाता था कि वो प्लेग का रिजल्ट है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप्स इंटायर पॉपुलेशन डैश एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन जो है, अब वो क्या, उसका क्या हुआ उस पॉपुलेशन का, वो बताया गया एज अ रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से। विद सम एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट सफरिंग फार ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स, जहां पे कॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा लॉसेस थे दूसरे एरियाज के मुकाबले में, यानी कि कुछ इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ, ज्यादा लोगों की जाने गई, दूसरे इलाकों में थोड़ी उतनी ज्यादा नहीं गई। द ओरिजिनल आउटब्रेक ऑफ द प्लेग अक्कर्ड ड्यूरिंग 1347 to 51। बोल रहे हैं ओरिजिनली ये जो प्लेग था वो 1347 से 51 के दौरान में शुरू हुआ था, एंड आउटब्रेक देन डैश सेवरल अदर्स टाइम आफ्टर दैट, और उसके बाद ये आउटब्रेक बार बार कई और बार रिपीट हुआ उसके बाद में। सो क्लियरली डेथ वॉज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड्स। तो इसलिए स्पष्ट तौर पे मृत्यु
जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पे जीवित बचे हुए यूरोपियंस थे उनके दिमाग में अक्सर रहती थी. एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट दे डैश एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट. और ये सरप्राइजिंग भी नहीं है कि उन्होंने शायद एक इमेज बना ली होगी उसको दर्शाने के लिए. ठीक है, दे क्रिएटेड हो सकता है, दे हैव हो सकता है. ठीक है. द ग्रिम रीपर seems to have dash in Europe during the 14th century. Found seems to have found, उस समय पे पाए गए. ठीक है, तो वो खोए नहीं थे जो पाए जाएंगे. appeared मतलब उस समय पे दिखाई दिए, तो दिखाई देने की बात है कि वो उस समय पे ज्यादा दिखाई दिए थे. ऑप्शन बी इज करेक्ट. रेस्टेड मतलब विश्राम करना. डाइड मतलब मृत्यु हो जाना. It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's dash pandemic. Better अच्छा पेंडेमिक था, वर्स पेंडेमिक था. अब दुनिया का सबसे ज्यादा होगा तो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि वर्स्ट पेंडेमिक. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बेस्ट नहीं था, अच्छा नहीं था तो बेस्ट भी नहीं होगा. ठीक है, वर्स्ट पेंडेमिक. द ब्लैक डेथ. It is estimated that about 1/3 of Europe's entire population dash as a result of the pandemic. Vanished मतलब गायब हो जाना अचानक से. Shriveled का मतलब होता है सिकुड़ जाना. Perished मतलब मर जाना. Mouldered मतलब सड़ जाना. तो यहाँ पे उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन क्या की मृत्यु होगी ना उसकी इस पेंडेमिक की वजह से. सो perished as a result of the pandemic. The original outbreak of the plague occurred during 1347 to 51 and the outbreaks then dash several other times. तो बार बार हुए वो चीज. Remake मतलब दोबारा से बनाना. Renewed मतलब दोबारा से किसी चीज को स्टार्ट करना, दोबारा से उसको बिल्कुल नवीनकरण करना. Recurred मतलब क्या होता है, दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होना. डुप्लीकेटेड मतलब किसी चीज का आपने डबल वो बना दिया, डुप्लीकेट बना दिया, उसका कॉपी बना दिया. तो यहाँ पे वो पेंडेमिक बार बार हो रहा था. रिकर्ड हो सकता है. रिकर्ड इज द करेक्ट आंसर. So clearly death was something that the surviving Europeans had on their mind. तो इसलिए स्पष्ट रूप से डेथ एक ऐसी चीज थी जो सर्वाइविंग जो भी यूरोपियन बचे थे उनके दिमाग में अक्सर रहती थी. एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग, और ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने इसके लिए दैट दे डैश एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट. दैट दे फोर्स्ड मतलब मजबूर करना, एक इमेज को मजबूर किया उनने नहीं. कंज्योर्ड का मतलब होता है चित्र के धारणा करना, कल्पना करना. तो उनने, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि उनने एक इमेज बना ली थी उसके लिए, उस डेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए. डिजायर्ड मतलब इच्छा करना. कंपेल्ड मतलब बाध्य करना. तो यहाँ पे कंज्योर्ड इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.